हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एमपी परीक्षा। और आप सभी लोगों के साथ पर्यावरण के लेक्चर को लेकर, पर्यावरण के 10 प्रश्नों को लेकर हम फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। और आज जो पर्यावरण में हम टॉपिक लेकर आए हैं, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारे आज के लेक्चर का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न यहाँ पूछ लिया गया है। देखिए, दिवस से प्रश्न लास्ट लेक्चर में भी आया था, अभी भी आया है। मतलब आप सारे दिवस जितने भी पर्यावरण अध्ययन के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी का आप लोग अच्छे से अध्ययन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब विकल्प पे चर्चा कर लें। पहला विकल्प है 26 अक्टूबर, दूसरा विकल्प है 5 जून, तीसरा विकल्प है 23 दिसंबर और डी 22 अप्रैल। तो आप लोगों को बताना है कि किस दिन यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए, जिन लोगों ने उत्तर दिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं दिया है सुनते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये भी ध्यान रखिए कि इसे पहली बार सन 1970 में मनाया गया था। इसे गैलार्ड नेल्सन, ये नाम याद रखिएगा, गैलार्ड नेल्सन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वनोन्मूलन किस पर प्रभावी चेतना देता है। ठीक है, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का खत्म होना। ठीक है, वनोन्मूलन जो है किस पर आपको प्रभावी चेतना देता है। ए, घास के मैदान को बढ़ावा, बी, खरपतवार पर नियंत्रण, सी, मृदा अपरदन, या डी, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए इसका उत्तर हम बात कर लें जरा थोड़ी सी। मानव एवं पशुधन की जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ लकड़ी, ईंधन एवं चराई की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती गई है, जानते हैं हम सभी लोग। उसके परिणाम से क्या हुआ, जंगल कटते गए तथा गाय जानवर जितने भी वो चरते रहे। पहाड़ों पर सड़क निर्माण और वन क्षेत्रों में खनन हुआ। औद्योगिक की स्थापना के कारण क्या हुआ, जंगलों की तीव्रता से कटाई होने लगी। तो कुछ औद्योगिक इकाइयों तो पूर्ण रूप से वनों पर आधारित होने लगी। वनों के विनाश व आवश्यकता से अधिक चराई जो है, फलस्वरूप क्या होने लगा, मृदा अपरदन व भूस्खलन, अत्यधिक वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो वनोन्मूलन जो है वो मृदा अपरदन के लिए प्रभावी चेतना देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धान्य फसल नहीं है। ए, बाजरा, बी, चावल, सी, सरसों, डी, शोरगम। शोरगम भी एक फसल है। ठीक है, मैं बताऊंगी इसे क्या कहते हैं, अभी उत्तर बाद में। जल्दी से सभी उत्तर दीजिए जी। चलिए डिस्कस करते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, बाजरा, चावल और शोरगम, शोरगम का अर्थ होता है ज्वार। ज्वार तो सबने सुना होगा ना। ये सभी क्या है, धान्य वाली फसल है, धान्य है ये। ठीक है, बल्कि जो सरसों है वो दलहनी फसल है, क्योंकि वो उसे हम जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना दाल के रूप में, तो सरसों क्या है हमारे पास यहाँ पर, दलहनी फसल है, क्योंकि सरसों को दाल बनाया जाता है। सरसों की जो है वो दाल भी बना ली जाती है और सरसों से तेल भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर सरसों जो है वो धान्य फसल नहीं है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है। इसके विकल्प हैं अवक्षेपण, विकल्प बी है यहाँ पर संघनन, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है ऊर्ध्वपातन। तो आपको इसका उत्तर बताना है जी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जलीय चक्र का भाग नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी ठोस द्रव अवस्था में पहुंचे बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यहाँ पर जल चक्र का कोई भाग होता ही नहीं है। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्प के रूप में जल में परिवर्तन होता है। ठीक है, संघनन, कंडेंसेशन, यहाँ पर भी जल में परिवर्तन होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में जलीय अवस्था में कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होती है। तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला है, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है।
और जब हम बात करें पिरामिड की खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला नहीं कह सकते हम उसे, यहाँ पिरामिड की बात कर रही हूँ मैं, पर्यावरण पिरामिड। तो पर्यावरण पिरामिड में हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है? इसके विकल्प हैं ए ऊर्जा, बी जैव मात्रा, सी संख्या, या डी खाद्य श्रृंखला। थोड़ा सा सभी लोग विचार कीजिए और जल्दी से मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। हम सभी लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक स्थान से या एक चीज़ से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमारे पास क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर पिरामिड में होता है क्या होता है? ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जब मृदा की ऊपरी सतह धुल जाए तो वह अपरदन क्या कहलाता है? ए परत अपरदन, बी अवनालिका अपरदन, सी आश्रय अपरदन, या डी आश्रय का धोवन। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़ आने पर, है ना, तो बाढ़ आने पर मृदा की जो ऊपरी परत का धुलना या उसका घुल जाना मृदा का परत अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मृदा परत अपरदन। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? परत अपरदन। अवनालिका अपरदन, आश्रय अपरदन और आश्रय का धोवन मृदा की ऊपरी सतह का धुल जाना नहीं कहलाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। ए भारत सरकार, बी एनजीओ, सी व्यक्तिगत, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये तो, कि हमारा जो पर्यावरण का संरक्षण है, तो पर्यावरण का संरक्षण कोई भारत सरकार ने वो नहीं ले रखा है इसका टेंडर कि नहीं भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ही सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देगी। ना किसी एनजीओ ने इसके लिए उत्तरदायित्व ले रखा है कि कोई एनजीओ है जो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देगा। एनजीओ का काम है कि बस पर्यावरण संरक्षण को देखे, अपितु ना किसी व्यक्ति का ये उद्देश्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण करें। इन तीनों को मिलाकर ही पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। हम अपने स्तर पर करें यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर, एनजीओज अपने स्तर पर करेंगे और गवर्नमेंट अपने स्तर पर, तो ये तीनों ही पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ना कि कोई गवर्नमेंट, ना कोई एनजीओ, ना ही व्यक्तिगत। इन तीनों का संयुक्त रूप होता है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह ऊष्मागृह ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती? ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी हाइड्रोजन। तो सभी को पता है कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक रासायनिक तत्व है। आवर्त सारणी में यह सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है और ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और सूर्य का भी जो अधिकांश द्रव्यमान है तारों तथा सूर्य का, वो हाइड्रोजन से बना है। तो यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रमी पालन इनका पालन है? ए केचुआ, बी गिद्ध, सी शूकर, डी सर्प। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। क्रमी पालन यानी केचुआ पालन, जिससे केचुआ खाद बनाई जाती है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुओं को ही प्राकृतिक का हलवाहा भी कहा जाता है। तो क्रमी पालन किसका पालन हो जाएगा यहाँ पर? केचुओं का। लास्ट प्रश्न है, कौन सी वहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं? ठीक है, मतलब अशुद्ध रक्त का वहन। देखो प्रश्न को घुमा दिया है, CO2 युक्त दे दिया, ये नहीं कहा कि अशुद्ध रक्त।
तो कौन सी वहिकाएं ले जाती हैं? ए उतक, बी शिराएं, सी कोशिकाएं, डी धमनियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा शिराएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं शिराओं में प्रायः नीला रंग का रक्त बहता है ना, और ये क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त का वहन अपने में करती हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हुए हैं आज के फिर 10 प्रश्न। वही हमेशा की तरह कहूँगी कि सभी लोग जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आपके जितने भी मित्रगण वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उन तक अपना वीडियो शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सभी सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।